तो चलें जी हम लोग यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन जो है ना वो स्टार्ट करेंगे कि 93 ईयर ओल्ड वुमन है, ठीक है, इसको माइल्ड डिमेंशिया है। ये नर्सिंग होम के अंदर एंटर हुई है और इसको डिफ़िकल्टी हो रही है अपने आप को जो है ना वो मैनेज करने के अंदर। अभी रिसेंटली जो है ना इसको मतलब काफ़ी दफ़ा ये गिरी है, इंक्लूडिंग वन ड्यूरिंग द नाइट व्हाइल गेटिंग आउट ऑफ बेड टू यूज़ द बाथरूम। मतलब ये है कि 93 ईयर ओल्ड वुमन है, इसको डिमेंशिया है, नर्सिंग होम में ये अभी आई है क्योंकि इसको डिफ़िकल्टी हो रही थी अपने आप को मैनेज करने के अंदर। ये अभी रिसेंट ही गिरी है, कब गिरी है? रात को जब ये बाथरूम के लिए जो है ना वो अपने बेड से उठने लगी थी। तो पेशेंट एट्रीब्यूट हिज फॉल टू द क्लमसीनेस, मतलब इसने जो अपना गिरने का सबब बताया ना वो क्लमसीनेस है, ठीक है? सिनकपी वर्कअप आपने किया, कोई एब्नॉर्मैलिटी नहीं मिली। मेडिकल हिस्ट्री में हाइपरटेंशन, ऑस्टियोआर्थराइटिस, डिप्रेशन, एंजाइटी है। हर मेडिकेशन इंक्लूड एमलोडिपिन, सर्टेरालीन, एरिपिप्राज़ोल एंड इमिट्रिप्टालीन। तो आप बताएं जी क्या इफेक्टिव स्ट्रेटजी है जो इसके गिरने के रिस्क को कम कर सकते हैं? देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन कि आपको क्वेश्चन में बताया क्या जा रहा है। क्वेश्चन में ये बताया जा रहा है कि भाई एक 93 ईयर ओल्ड वुमन है, वो रात को बेड से उठी है वॉशरूम जाने के लिए और वो गिर गई है, ठीक है? आपने ये बताना है कि इस फीमेल के अंदर जो गिरने का रिस्क है ना उसको आप कैसे कम करोगे? अब उसके लिए उसने हिस्ट्री दी हुई है कि आपने सिनकपी का वर्कअप किया, इसको वो मसला नहीं है। लेकिन ये इसको हाइपरटेंशन, ऑस्टियोआर्थराइटिस है, डिप्रेशन, एंग्जायटी और इसके लिए मल्टीपल मेडिकेशन यूज़ कर रही है। तो आप बताएँ जी इसमें क्या मतलब प्रॉब्लम हो सकती है? ये उसने आपसे पूछा है कि इसके अंदर जो गिरने का रिस्क है उसको आप कैसे कम करोगे, ठीक है? तो ये बेसिकली आपसे वो जानना चाह रहे हैं। तो देखिए सबसे पहली बात ये है कि आपको पता होना चाहिए कि जो एल्डरली पेशेंट्स होते हैं ना, मतलब जिस तरह ये एक एल्डरली पेशेंट, इसकी एज बहुत ज़्यादा है, इसको ऑस्टियोआर्थराइटिस है, इसकी हिस्ट्री ऑफ फॉल है, फिर इसको डिमेंशिया है, ऊपर से ये मल्टीपल मेडिकेशन यूज़ कर रही हैं। सो ऑल दीज़ आर द रिस्क फैक्टर फॉर फॉल। ये आपको पता होना चाहिए कि फॉल्स के रिस्क फैक्टर क्या हैं? अगर एज ज़्यादा हो, अर्थराइटिस हो, पहले फॉल की हिस्ट्री हो, कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट हो, मल्टीपल मेडिकेशन यूज़ कर रही है, या आपके पास कोई जो है ना वो कोई भी ऐसी ड्रग जो आपके कह लो कि साइकोट्रोपी हो या कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की ड्रग हो। क्योंकि जितने भी आपकी ये साइकोटिक ड्रग होती हैं या कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की ड्रग होती हैं ना, ये फॉल के रिस्क को ज़्यादा करती हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस मरीज़ को आप लोग एम्लोडाइपिन दे रहे हो, जो कि कार्डियोवास्कुलर ड्रग आती है। फिर ऊपर से ये एरिपिप्राज़ोल, एमिट्रिप्टालिन, ये आपकी एंटी जो है ना वो कह लो कि कोलिनर्जिक ड्रग आती हैं। तो आपने कोशिश क्या करनी, ऊपर से ये एरिपिप्राज़ोल ले रहा है। एरिपिप्राज़ोल क्या है? ये बेसिकली एंटीसाइकोटिक ड्रग है, लेकिन ये आपके कोलिनर्जिक सिस्टम को भी ब्लॉक करती है। फिर ऊपर से ये एमिट्रिप्टालिन एंटी डिप्रेसेंट ड्रग है, जो आपके बेसिकली आप लोगों ने पढ़ा होगा कि एसिटाइलकोलिन वगैरह को ये ब्लॉक करती है। तो भई ये जितनी भी ड्रग्स लिखी हुई हैं स्पेशली एंटीसाइकोटिक, जिस तरह एरिपिप्राज़ोल है, सर्टेरालिन और एमिट्रिप्टालिन जो एंटी डिप्रेसेंट हैं, फिर इसी तरह बेंज़ोडाज़ेपीन्स हैं, ये सारी की सारी ड्रग्स आपके रिस्क को ज़्यादा करती हैं, फॉल के रिस्क को। दैट्स व्हाई हम लोग स्पेशली आपके पास मरीज़ को क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी मेडिकेशन का रिव्यू करेंगे। फिर इसी तरह आपकी जो एम्लोडाइपिन ड्रग है, एम्लोडाइपिन कार्डियोवास्कुलर ड्रग है, ये क्या करती है? ये आपके ब्रेन की तरफ ब्लड फ्लो कम करती है, आपके बीपी को कम करती है। लाइक आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि ये कैल्शियम चैनल को ब्लॉक करती है। फिर इसी तरह बीटा ब्लॉकर्स हैं, डाययूरेटिक्स हैं। सो आपने याद क्या रखना है, यहाँ पे सॉरी मैं इसको दोबारा रिमूव करके समझाता हूँ। देखो, आपको पता होना चाहिए कि आपके पास कौन-सी कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के अंदर ड्रग आती हैं जो आपने अवॉइड करनी है, मतलब जो ज़्यादा कर सकती हैं। बीटा ब्लॉकर है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है, फिर उसके बाद आपने क्या याद रखना है, आपकी जो डाययूरेटिक्स आती हैं, रीनल सिस्टम के अंदर आप लोग पढ़ते हैं। ऑल दीज़ ड्रग्स कैन लीड टू इंक्रीज़ रिस्क, ठीक है? इन सब की वजह से आपको रिस्क जो है ना वो फॉल का ज़्यादा हो सकता है। सो दैट्स व्हाई इट्स इम्पोर्टेंट टू फर्स्ट रिव्यू दी पेशेंट मेडिकेशन। पेशेंट की मेडिकेशन का रिव्यू करो, ठीक है? अगर वो डोज़ ज़्यादा ले रहा है तो उसको कम करो, अगर कोई मेडिकेशन अननेसेसरी है उसको एलिमिनेट करो, अगर कोई ड्रग रिस्क को ज़्यादा कर रही है उसको किसी दूसरी मेडिकेशन के साथ चेंज करो जिसका इतना ज़्यादा रिस्क नहीं है, ठीक है? सो हियर द करेक्ट आंसर इज़ सी। अच्छा, अब यहाँ पे बेड रेल्स क्यों नहीं ऑप्शन ठीक? या आपके पास ये जो सॉफ्ट रिस्ट्रेन्स हैं इस ये क्यों ऑप्शन क्यों नहीं ठीक है? तो देखिए, एक चीज़ याद रखिएगा कि जो आपके पास मोस्ट इफ़ेक्टिव
स्ट्रैटेजी होती है ना फॉल को कम करने के लिए, उसमें ये बेड रेल्स और सॉफ्ट फिजिकल स्ट्रेन नहीं आता, क्योंकि ये आपके लॉन्ग टर्म चीज़ों को नहीं प्रिवेंट करते होते, ठीक है? ये बल्कि आपकी जो फॉल का रिस्क है ना, इंजरी उसको ज़्यादा करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वो बेसिकली जो नर्सिंग होम्स हैं, जहाँ पे ये ओल्ड एज पेशेंट्स आते होते हैं, अगर आप उनके लिए ये बेड जो आपके पास रेल्स हैं या फिजिकल रिस्ट्रेन्स हैं, अगर आप ये यूज़ करोगे तो उनमें क्या होगा, आपके पास रिस्क ज़्यादा होगा फॉल का। सो दैट्स व्हाई आपने ए ऑप्शन और डी ऑप्शन को निकाल देना। अच्छा, उसके बाद आता है ये वॉकर हो गया, कैन हो गया, सो ऑल दीज़ आर दी असिस्टिव डिवाइसेज़। ये बेसिकली मरीज़ को वॉक करने के अंदर हेल्प करती हैं। तो आपने याद ये रखना है कि ये ज़्यादातर उन लोगों में यूज़ करते हैं जिनका गेट एब्नॉर्मल हो, जिनको चलने में मसला हो, बैलेंस डिस्टर्बेंस हो, ठीक है? तो इनका कोई फॉल के अंदर कोई बेनिफिट नहीं होता, मतलब ये फॉल को प्रिवेंट नहीं करती। ये तो हम लोग ज़्यादा उन लोगों को देते होते हैं वो मरीज़ जिनके अंदर मोबिलिटी इम्पेयर हो। मोबिलिटी का मतलब ये है कि आपको उनको मूव करने में आसानी हो, ठीक है? उनको हम लोग देते होते हैं, जिस तरह किसी का गेट का मसला है या डिस्टर्बेंस का मसला है। सो आपको अगेन यहाँ पे मैं क्वेश्चन का रिव्यू दे देता हूँ। क्वेश्चन इज़ अबाउट द क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट हाउ टू डिक्रीज द रिस्क ऑफ फॉल, ठीक है? फॉल के रिस्क को कैसे कम करते हैं? तो उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल रिव्यू द पेशेंट मेडिकेशन। आफ्टर रिव्यूइंग द पेशेंट मेडिकेशंस, हम लोग उसे क्या बताएंगे कि भाई आपने ये मेडिकेशन अननेसेसरी इसको बंद कर दो। अगर मेडिकेशन ज़रूरी है तो उसको किसी दूसरी डोज के साथ चेंज कर दो, उसकी डोज को कम कर दो। But we will not recommend the canes or walker because these are the assistive devices. They only help to improve the mobility. They will not help to they will not help in प्रिवेंटिंग दी फॉल रिस्क, ये आपको पता होना चाहिए, या रिस्क ऑफ फॉलिंग, ठीक है? उसके बाद जो आपका ये था बेड रेल्स और सॉफ्ट रिस्ट्रेंट्स, ये भी बल्कि आपके रिस्क को ज़्यादा करते हैं। सो दिस इज़ दी सेकंड क्वेश्चन जो आप लोगों को इसके अंदर जो है ना वो पता होना चाहिए। अच्छा, बाकी ये सारी डिटेल जो मैंने आपको बताई है ना, वो ये सारी यहाँ पे लिखी हुई है। यू गाइस कैन रीड फ्रॉम योर यूवर्ड। इंशाल्लाह जब भी आप लोग एमसीक्यूज करेंगे तो आप लोगों को ये सारी डिटेल मिल जाएगी। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे थर्ड पे, कि 49 ईयर ओल्ड मैन है, ऑफिस में आया, इसको डिसयूरिया हो रहा है, इसको हिमाचूरिया हो रहा है, वाइटल इसके नॉर्मल है, फिजिकल एग्जामिनेशन इसका रिमार्केबल है, यूरिन के ऊपर यूरिन एनालिसिस पे आपको हिमाचूरिया मिला है, अदरवाइज नॉर्मल। मतलब ये है कि एक 49 ईयर ओल्ड मैन आया है, इसको पेशाब में जलन होती है जिसको डिसयूरिया बोलते हैं, इसको पेशाब के अंदर ब्लड आ रहा है, वाइटल इसके नॉर्मल है, फिजिकल एग्जामिनेशन इसका नॉर्मल है, यूरिन के अंदर आपको हिमाचूरिया मिला है। पेशेंट को द फिजिशियन डिस्कस पोटेंशियल काजेज एंड नीड फॉर सिस्टोस्कोपी, मतलब जो फिजिशियन उसने मरीज को बताया कि ये काजेज हो सकती हैं, अब हमें आपकी सिस्टोस्कोपी करनी है। पेशेंट को आपने बता दिया है कि इस प्रोसीजर के दौरान आप जो है ना वो क्या क्या करेंगे, मतलब पेशेंट को आपने सारा बता दिया कि इस प्रोसीजर के दौरान क्या होगा। फिर आपने उसको गिवन जो है ना वो रिटन इन्फॉर्मेशन भी दे दी है और रेफरल लिस्ट भी दे दी है इंस्ट्रक्शन के साथ कि कैसे आपने अपॉइंटमेंट को स्केड्यूल करना है यूरोलॉजिस्ट के साथ। पेशेंट एंशियस है, पेशेंट ही एंशियसली glances over the paper saying he will make an appointment soon. Office staff had informed the physician that patient was unable to follow the direction on sign-in sheet and declined to fill out paperwork up। तो आपने बताना है फिजिशियन का रिस्पॉन्स क्या होगा। देखो, पहले क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन क्या है कि एक ओल्ड एज पर्सन था, उसको सिम्टम आ रहे थे डिस्यूरिया, हिमाचूरिया। जो फिजिशियन था उसने रिकमेंड किया कि आप भाई यूरोलॉजिस्ट के साथ अपनी अपॉइंटमेंट कंफर्म करो और सिस्टोस्कोपी करो ताकि पता चले मसला क्या है। अच्छा, जो मरीज़ था उसने मतलब पेपर पकड़ा है, तो वो थोड़ा-सा मतलब एंग्ज़ियस था। उसने कहा जी मैं अपनी अपॉइंटमेंट खुद ही बुक कर लूँगा। लेकिन ऑफ़िस जो स्टाफ़ था उसने फिर फिज़िशियन को बताया कि इस बंदे ने जो है ना वो डायरेक्शन को फ़ॉलो नहीं किया, इसने कोई भी जो है ना वो आपके पास पेपर वर्क फ़िल नहीं किया, इसने सब चीज़ों को डिक्लाइन कर दिया। तो अब फिज़िशियन का क्या रिस्पॉन्स होगा इस पेशेंट की तरफ जो डायरेक्शन को फ़ॉलो नहीं कर रहा, ठीक है? जो शीट है उसके ऊपर साइन नहीं कर रहा, इसने जो पेपर वर्क है उसको इसने डिक्लाइन कर दिया है। तो देखो, सबसे पहले आप लोगों ने क्या याद रखना है, मैं यहाँ पे पहले करेक्ट ऑप्शन बता देता हूँ। इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा ई। वी हैव डिस्कस अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन टुडे, हाउ कॉन्फिडेंट आर यू विद शेड्यूल एन अपॉइंटमेंट फॉर योरसेल्फ, ठीक है? अब मैं इसको बारी-बारी एक्सप्लेन करता हूँ ये बेसिकली है क्या। देखो, इसको बोलते होते हैं जब भी आपके पास कोई मरीज़ आए और वो आपकी जो डायरेक्शंस होती हैं उसको वो फॉलो ना कर सके या अपना जो पेपर वर्क है उसको फिल ना कर सके, रिलक्टेंट हो, ठीक है? तो ये बेसिकली आपको बताते होते हैं लो हेल्थ लिटरेसी। लो हेल्थ लिटरेसी क्या होता है कि जब भी आपका कोई पेशेंट उसको रिटन डायरेक्शन को फॉलो करने में मसला हो
या रिलक्टेंट हो, ठीक है, पेपर वर्क को फिल करने के अंदर, तो उसको बोलते हैं लो हेल्थ लिटरेसी, ठीक है। ये बेसिकली हेल्थ केयर के अंदर एक जो है ना वो अंडर रिकॉग्नाइज्ड कह लो कि बैरियर है, जो आपको पता होना चाहिए। अब इसमें क्या होता है, लो हेल्थ लिटरेसी के अंदर मरीज़ को असेस करने में, अंडरस्टैंड करने में, मेडिकल इंफॉर्मेशन के अगेंस्ट डिसीजन लेने के अंदर जो है ना वो प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से मरीज़ अपनी हेल्थ के बारे में अच्छा डिसीजन नहीं कर पाता, जिसकी वजह से उसके आउटकम जो है ना वो बुरे आते हैं। तो इसमें फिर कोई भी मेडिकल एरर हो सकता है, कोई अपॉइंटमेंट मिस कर सकता है, मरीज़ हो सकता है फ़ॉलो अप ना करे, जो भी उसने टेस्ट और रेफरल जो है ना वो करने होते हैं। तो मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि जब भी कोई बंदा लो हेल्थ लिटरेसी कैटेगरी में आता है, तो उससे क्या होता है, मरीज़ की जो हेल्थ की केयर है, ठीक है, या उसकी जो आउटकम है वो अच्छी नहीं रहती, वो पुअर हो जाती है। उसमें मरीज़ या तो मेडिकेशन लेगा नहीं, या एरर आ जाएगा, या अपॉइंटमेंट छोड़ देगा, या फ़ॉलो अप नहीं करेगा, या आपने याद रखना है। फिर उसके बाद आप ये एक चीज़ याद रखिएगा कि ये जो आपकी लिटरेसी बेसिकली जिसको बोलते होते हैं हेल्थ लिटरेसी, ठीक है, ये रिसर्च के अंदर भी काफ़ी इसके ऊपर जो है ना वो टेस्ट यूज़ किए गए हैं, बट जो क्लिनिकल सेटिंग के अंदर जो है ना वो इसको हम लोग रिकमेंड नहीं करते होते। तो इसका सिंपल हल ये होता है कि आपने मरीज़ के साथ कम्युनिकेशन करनी है, मरीज़ की जो बेसिकली जो मरीज़ की अटेंशन है ना उसको आपने मतलब ग्रेव करना है, आपने कोशिश करनी है कि मरीज़ जो चाहता है ना उसकी तरफ आप जाएं, ठीक है, मरीज़ को ब्लेम नहीं करें, मरीज़ को एम्बैरेस नहीं करवाएं, मरीज़ को आपने ये नहीं कहना कि आपको शर्म आनी चाहिए, ये वो, आपने शेमफुल जो है ना वो नहीं बनाना मरीज़ को, ठीक है? उसके बाद आप ओपन एंडेड क्वेश्चन करो, मरीज़ से पूछो यार आप ऐसा क्यों कर रहे हो? ठीक है? आपने अपॉइंटमेंट क्यों मिस की है? मतलब आपके दिल में क्या ख़्याल है जिसकी वज़ह से आप अपॉइंटमेंट मिस कर रहे हो, या कोई प्रॉब्लम आ रही है? तो ज़ाहिर-सी बात है मरीज़ अपनी जो डिफ़िकल्टी है वो एक्सप्रेस करेगा। अगर वो एक्सप्रेस करेगा तो डॉक्टर का फ़िज़िशियन को पता चल जाएगा कि हाँ यार ये मसला हो सकता है। तो देखो जो ई ऑप्शन इसमें क्या लिखा है कि वी हैव डिस्कस्ड अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन टुडे, हाउ कॉन्फिडेंट आर यू टू scheduling an अपॉइंटमेंट फॉर योरसेल्फ, मतलब ये कि आप उससे पूछो कि यार आप कितने कॉन्फिडेंट हो कि आप अपनी अपॉइंटमेंट खुद ही जो है ना वो बुक कर लोगे, क्या चीज़ें हैं। अच्छा, अब हम बारी-बारी दूसरे ऑप्शन को देखते हैं। आई हैड लाइक टू आस्क यू सम क्वेश्चन अबाउट योर बैकग्राउंड, कुड यू टेल मी हाउ फार यू गोट इन स्कूल? अच्छा, अब देखो इसमें क्या हो रहा है, हाउ फार समवन वेंट इन स्कूल डज़ नॉट नेसेसरीली इंडिकेट लिटरेसी लेवल, ठीक है? ये बल्कि आपकी जजमेंटल और कह लो कि एक जजमेंटल अप्रोच होगी। आप मरीज़ से पूछ रहे हो कि आप मुझे बताओ कि आप कितना जो है ना वो स्कूल के अंदर जो है ना वो फार हो, ठीक है? उसके बाद आप अपना बैकग्राउंड बताओ, तो भाई क्यों हमने मरीज़ से पूछना है? फिर उसके बाद आई एम कंसर्न्ड अबाउट योर एबिलिटी टू रीड एंड फिल आउट फॉर्म्स, हैव यू ऑलवेज हैड ट्रबल विद दिस? अब देखो इसमें आपने एक चीज़ याद रखना है कि बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स होते हैं जो लो लिटरेसी लेवल के अंदर आते हैं, उनको एम्बैरेस फील होते हैं, या वो अपना मतलब कोई भी चीज़ होती है ना उसको वो अटेम्प्ट टू कंसील के अंदर डिफ़िकल्टी होती है, ठीक है? तो ये भी अप्रोच ठीक नहीं होती कि पेशेंट को आप पूछो रीडिंग या राइटिंग के अंदर, बल्कि ये मरीज़ को ज़्यादा अनकंफर्टेबल बनाएगी। देखो ना यार, अगर मैं लेट्स सपोज़ डॉक्टर के पास जाता हूँ और डॉक्टर मुझे कुछ करने को बोलते हैं, वो मैं नहीं कर पाता बिकॉज़ मुझे रीडिंग या जो कह लो कि रीडिंग की वज़ह से, या वैसे ही मुझे जो है ना वो मतलब राइटिंग की वज़ह से मैं नहीं कर पा रहा। तो अगर डॉक्टर मुझसे यही पूछेगा कि आपको लिखना नहीं आता, आपको पढ़ना नहीं आता, मरीज़ तो और ज़्यादा परेशान हो जाएगा, एंग्ज़ियस हो जाएगा, ठीक है? ये आपने याद रखना है। फिर उसके बाद है सम टाइम पेशेंट इफ मेकिंग अपॉइंटमेंट, कुड यू प्लीज़ रीड द इंस्ट्रक्शन आउट लाउड? अच्छा, अब देखो इसमें क्या कह रहे हो आप? हम समझ सकते हैं जी मरीज़ को अपॉइंटमेंट बनाने में मुश्किल होती है, क्या आप इस इंस्ट्रक्शन को लाउडली पढ़ सकते हो? देखो ना, आप मरीज़ को क्यों कहोगे? ये तो बल्कि मरीज़ के ऊपर आप जो है ना वो इनअप्रोप्रिएट आपका रिस्पॉन्स है कि आप मरीज़ को कह रहे हो कि जो इंस्ट्रक्शन लिखी है उसको लाउडली पढ़ो, ठीक है? इस तरह से नहीं होता। फिर उसके बाद द फॉर्म यू गेट बिफोर एन अपॉइंटमेंट हेल्प मी टू थॉरो इवैल्यूएशन, कुड यू फिल देम आउट नेक्स्ट टाइम? अब देखो इसमें क्या है कि ये मरीज़ की जो बेसिकली आपके पास रिस्पॉन्स उसको इग्नोर आप कर रहे हो, ठीक है? आप मरीज़ को बता रहे हो कि अगली बार आना, ठीक हो सकता है वो अगली बार आ ही ना, और जब वो अगली बार नहीं आएगा तो हो सकता है उसको ये जो ब्लैडर का हो सकता है कैंसर हो या कोई भी प्रॉब्लम हो वर्स हो जाए। तो बेसिकली ये जो क्वेश्चन है ना, इट इज़ अबाउट लो हेल्थ लिटरेसी। लो हेल्थ लिटरेसी क्या है कि ये आपका एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर जो पेशेंट होता है ना, उसको किसी चीज़ को असेस करने में, किसी चीज़ को समझने में, या मेडिकल इंफॉर्मेशन के अगेंस्ट डिसीजन बनाने में मसला होता है। जब वो अपना चीज़ को असेस नहीं करता, समझता नहीं है, जो डिसीजन ठीक नहीं लेता, उसकी वजह से फिर उसकी हेल्थ के ऊपर जो है ना वो पुअर आउटकम आती हैं, जिसमें वो अपॉइंटमेंट फॉलो नहीं करेगा, अपॉइंटमेंट छोड़ देगा, फॉलो अप नहीं करेगा, मेडिकेशन छोड़ देगा। तो ये आपने याद रखना है, और जब भी इस तरह के पेशेंट आते होते हैं ना, आप लोगों ने
आप उन पेशेंट्स को असेस करना है कि यार उनको समझ क्या लग रही है। जो आपने इन्फॉर्मेशन उनको बताई है क्या उसको समझ आई है, ठीक है? तो इट्स इम्पोर्टेंट टू असेस पेशेंट्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रोवाइडेड इन्फॉर्मेशन कि आपने मरीज़ को असेस करना है कि उसको कितनी समझ आई है विदाउट शेमिंग और विदाउट ब्लेमिंग, विदाउट जो है ना वो एम्बैरेसमेंट, ये आपने करना होता है। तो सबसे पहले अब देखो यहाँ पे मैं नेक्स्ट थोड़ा-सा इसको करता हूँ। तो उसने यहाँ पे लिखा हुआ है कि बेसिकली ये जो आपका पेशेंट है सॉरी यहाँ पे मिस्टेक होगी, जस्ट 1 मिनट। ठीक है, तो यहाँ पे उसने लिखा हुआ है जी, ठीक है, तो देखो उसने लिखा हुआ है कि ये जो पेशेंट है इसको डिफ़िकल्टी हो रही है, डायरेक्शन को फ़ॉलो नहीं कर रहा और ये जब पेपर जब इसने मतलब फ़िल करना था ना उससे ये रिलक्टेंट है, ये कह रहा है कि मैंने नहीं करना पेपर फ़िल। तो ये जो फीचर्स है ना ये सजेस्ट कर रहे हैं कि दिस इज़ लो हेल्थ लिटरेसी। लो हेल्थ लिटरेसी मैंने आपको पहले भी बताया कि इसमें डिफ़िकल्टी होती है असेसिंग, अंडरस्टैंडिंग और मेडिकल इंफॉर्मेशन के अगेंस्ट डिसीजन बनाने के अंदर, जिसकी वजह से पोर हेल्थ केयर असेस या आउटकम हो सकती है। तो इसमें मेडिकेशन एरर है, अपॉइंटमेंट मिस करेगा, फेलियर टू फॉलो अप है, ये आपने याद रखना है। तो इसका तरीका क्या होता है कि आपकी जो कम्युनिकेशन है वो इफेक्टिव होनी चाहिए। आपने मरीज़ को शेम या एम्बैरेस फ़ील नहीं कराना। आपने मरीज़ को इनकरेज करना है, ठीक है? उसके डिसीजन के अगेंस्ट अगर उसका कोई भी क्वेश्चन है, कोई कंसर्न है, वो आपको बताए, ठीक है? फिर आप उसको इनकरेज करो, आप उसको गाइड करो। ये आपने याद रखना है। बाकी जो मैंने आपको सारी जो इनकरेक्ट ऑप्शंस हैं वो भी इसी तरह एक्सप्लेन की, यहाँ पे सारा वैसे लिखा हुआ है। सो ये बेसिकली आपके जो है ना वो एथिक्स के 2 क्वेश्चन थे। आई एम ट्राइंग कि डेली के 2-2 3-3 क्वेश्चन आप लोगों को प्रोवाइड किए जाएँ। ताकि आप लोगों की जो है ना वो प्रैक्टिस अच्छी हो जाए और जब आप लोग अपना यूवर्ड करें तो आप लोगों को आसानी हो। तो इस क्वेश्चन में मेन पॉइंट क्या याद रखना है कि जब भी आपके पास कोई पेशेंट बेसिकली अपनी मतलब इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं करता, ठीक है? या वो आपका मतलब पेपर वगैरह फिल नहीं करता, ठीक है? या वो फिज़िशियन को फॉलो नहीं करता तो आपने उसको ब्लेम नहीं करना, एम्बैरेस फील नहीं कराना। आपने उसके साथ अपॉइंटमेंट करनी है, ठीक है? अपॉइंटमेंट के दौरान पेशेंट को एनकरेज करो, पेशेंट की जो एक्नॉलेज करो, ठीक है? पेशेंट से पूछो कि आप इस तरह क्यों कर रहे हो, ठीक है? आप क्या अपनी अपॉइंटमेंट खुद कैसे बुक करोगे? कितने आप कॉन्फिडेंट हो? जिस तरह इसने बोला था ना कि मैं अपनी अपॉइंटमेंट खुद बुक कर लूँगा। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें आपने पूछनी है। सो दैट्स ऑल अबाउट फर्स्ट 2 क्वेश्चन।